नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए जानते हैं आज की मुख्य समाचार। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। डीआरआई की टीम ने मैठी टोल प्लाजा के समीप छापेमारी कर 1.5 करोड़ रुपए के गांजे के साथ 2 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। पश्चिमी चंपारण में मरे हुए कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद राज्य स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य को किया हाई अलर्ट। और कृषि कानून के विरोध में किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ट्रेन को रोककर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। डीआरआई की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गायघाट मैठी टोल प्लाजा के समीप छापेमारी कर 1.5 करोड़ रुपए के गांजे के साथ 2 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। जिला डीआरआई टीम को मिली बड़ी कामयाबी। गुरुवार को डीआरआई की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मैठी टोल प्लाजा के समीप से एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें रखे तकरीबन 1,500 किलो गांजा बरामद किया है। साथ ही मौके से 2 व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पकड़े गए ट्रक गांजा लोड कर त्रिपुरा के अगरतला से हाजीपुर जा रहा था। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर डीआरआई एक टीम गठित कर मैठी टोल प्लाजा के समीप ट्रक को रोका और तलाशी की। तलाशी के दौरान डीआरआई की टीम ने ट्रक से लगभग 1,500 किलोग्राम गांजा बरामद की है। साथ ही टीम ने मौके से 2 व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गांजा की कीमत बाजारों में लगभग 1.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। गिरफ्तार व्यक्तियों में एक लुधियाना और एक दार्जिलिंग का रहने वाला बताया गया है। गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों से जांच पड़ताल पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई में डीआरआई की टीम जुटी हुई है। पश्चिमी चंपारण में मरे हुए कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो जाने के बाद राज्य स्वास्थ्य विभाग ने पूरे सूबे में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिमी चंपारण जिले की कौओं में बर्ड फ्लू मिला है। इसकी रिपोर्ट मिलने पर पशुपालन विभाग में हड़कंप मच गया है। सभी जिलों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। बीते जनवरी महीने में कौवे के मरने पर इसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। पशुपालन निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा ने इस संबंध में राज्य के जिला पशुपालन पदाधिकारी को पत्र भेजकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। संयुक्त निदेशक ने एशिया में पशु रोगों से संबंधित रिपोर्ट भेजी है। इसमें बर्ड फ्लू की संख्या और स्थिति की जानकारी दी है। साथ ही भारत के राज्यों में किस किस जिले के विभिन्न पक्षियों में बर्ड फ्लू मिला है, इसकी भी जानकारी दी थी। पश्चिमी चंपारण में पक्षियों के मरने की सूचना पर पहुंची पशुपालन विभाग की टीम ने सैंपल एकत्रित कर जांच के लिए कोलकाता लैब में भेज दिया था। वहां से 2 फरवरी को रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की जानकारी दी गई है। जिला पशुपालन पदाधिकारी सुनील सिंह ने बताया कि बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग की ओर से जिला सहित सभी जिलों में क्यूआरटी गठित किया गया है। बर्ड फ्लू का केस कहीं नहीं है। बर्ड फ्लू हमारा कहीं नहीं है। एक कौवा में मिला हुआ है। एक कौवा में जो पश्चिम चंपारण में है उसमें आपको बर्ड फ्लू के लक्षण दिखाई दिए हैं। और हमारे जो जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं चाहे कहीं पर भी हैं, कहीं अभी उसका लक्षण कहीं नहीं दिखाई दिए हैं। और मुजफ्फरपुर ज़िला समवर्ती ज़िला है, यहाँ पर हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं, सतत हम लोग सीरम भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ तक यहाँ मुजफ्फरपुर ज़िला में अभी तक कोई भी केस इस तरह का नहीं आया हुआ है। और जो भी पश्चिम चंपारण में जो आया हुआ है वह केवल क्रो में कौवा में एक मिला हुआ है और कहीं नहीं मिला हुआ है। और यहाँ से हम लोग बराबर ब्लड से ऐसी सैंपल हम लोग जो है सीरम सैंपल कलेक्ट करके सप्ताह में हम लोग इसको भेज रहे हैं, ताकि कहीं तरह से वो कुछ हो तो हम लोग तुरंत उसको कार्रवाई करेंगे। में आने की अब जो होगा अब कम उम्मीद है। माइग्रेटरी बर्ड्स जो बाहर से आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स के कारण ये बीमारी हो जाता है। और माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे जैसे गर्मी पड़ते जाएगा माइग्रेटरी बर्ड्स सब अपने अपने प्रदेश में लौट जाते हैं। इसीलिए अब खतरा माने कि कम होने का उम्मीद है। विभाग ने विदेश वही गाइडलाइन है कि आप लोग सीरम जो है वहाँ से कलेक्ट करके हम लोग उसको पटना भेजते हैं, IASP पटना में, वहाँ से फिर RDDL कोलकाता जाता है, वहाँ से कन्फर्मेशन होकर भारत सरकार को भी मिलता है, हम लोग को भी राज्य सरकार को भी मिलती है। तो राज्य सरकार का जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार हम लोग काम करते रहते हैं। विभाग के द्वारा आदेश अलर्ट होने के बाद क्या टीम गठित हुई है जिले में? जिले में तो पूर्व से ही
ये रैपिड रिस्पांस टीम गठित की गई है, सेंटर में भी गठित की गई है, स्टेट में भी गठित की गई है। कहीं पर भी कोई चीज़ अगर इस तरह का सूचना होता है तो हम लोग तुरंत करते हैं स्टेट को, स्टेट वहाँ से तुरंत टीम भेज देती है। और हम लोग को भी कहीं यहाँ पर कहीं कौवा कुछ मरता है तो हम लोग भी टीम जाके जांच करके सीरम सैंपल करके उसको हम लोग भेज रहे हैं। मुक्तिधाम में मेयर सुरेश कुमार औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही यहां विद्युत संचालित शवदाह गृह का निर्माण कराया जाएगा। जिले में बहुत ही जल्द मृतकों के अंतिम संस्कार में अब लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके लिए विद्युत शवदाह गृह बनाए जाएंगे। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिहाजे से यह फैसला लिया है। इस संबंध में सभी निकायों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के मद्देनजर एनजीटी ने केंद्र सरकार से लकड़ी के जरिए अंतिम संस्कार करने पर रोक लगाने की मांग की थी। साथ ही अंतिम संस्कार के लिए विद्युत शवदाह गृहों के इस्तेमाल करने की अपील की थी। इसी कड़ी में गुरुवार को मेयर सुरेश कुमार ने विद्युत शवदाह निर्माण के लिए स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान सिकंदरपुर, लकड़ी ढाई सहित अन्य स्थलों का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। सरकार के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। वहीं मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि सिकंदरपुर मुक्तिधाम में जल्द ही विद्युत शवदाह केंद्र बनाने को लेकर स्थल निरीक्षण किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसके मद्देनज़र ये आदेश है कि स्वच्छ, सुंदर और हरियाली रखना है। उसी के मद्देनज़र एक सरकार का आदेश हुई है कि शवदाह गृह बनानी है शहर में 2 जगह इलेक्ट्रिक का। उसमें है कि जो शव जो जलते हैं तो लोग उसको गंगा में आधा आधा प्रवाह कर देता है। बहुत सारा चीज़ उसमें होती है। तो वो चूँकि विद्युत का होता है कि हम लोग चाहते हैं कि विद्युत से हो कि उसमें पूरा राख हो जाता है, उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होती है। उसी के मद्देनजर हम लोगों ने देखा है अभी। और लकड़ी ढाई में जैसा कि सुर साहब बताया है कि ये बाढ़ में ये दह जाएगा, ये बह जाता है, ये जगह जो देख रहे हैं आप लोग, और कटाव का ज़्यादा चांस रहता है। तो जो सिकंदरपुर जो मुक्तिधाम है जो वहाँ बना हुआ है, वहाँ नगर निगम की और भी संपत्ति है उत्तर साइड में, वो बहुत बढ़िया है, वहीं पर हम लोग बनवाएंगे। और सेकेंड कोशिश रहेगी हमारी कि एक हमारे आगे में पहाड़पुर घाट है, वो भी सरकार का जगह है, बिहार सरकार का है, शमशान के नाम पर ये सरकार का रजिस्टर्ड किया हुआ है, वहाँ भी देख लेंगे। लेकिन हम लोगों ने फाइनल किया है सिकंदरपुर श्री घाट ही, चूँकि वो रजिस्टर्ड भी है सारा, वहाँ से हाँ वहाँ जलता भी है और सब वहाँ पर मुक्तिधाम जो रजिस्टर्ड है वहाँ पर है, वहाँ पर हम लोग मान ली कि फाइनल वहीं कर दिए हुए जी। वो ये 2 इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरिया और 4 वुडन क्रीमेटोरिया का प्रस्ताव है। इसके लिए हम लोग साइट सिलेक्शन करने माननीय महापौर जी के साथ निकले हैं और यहाँ भी हम लोग खड़े हैं यहाँ पर लकड़ी ढाई घाट पे। तो यहाँ का तो साइट सिलेक्शन में अनुकूल नहीं पाया गया, लेकिन मुक्तिधाम के पास जो साइट है वो इसके लिए उत्तर भाग में जो वो अनुकूल। नगर निगम सभागार में शहर के विकास योजनाओं को लेकर नगर आयुक्त ने निगम कर्मचारियों के साथ आंतरिक बैठक की। नगर निगम परिसर के सभागार में गुरुवार को नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की साथ आंतरिक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक में नगर आयुक्त ने 7 निश्चय के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा के साथ ही वित्तीय वर्ष में की गई कार्यों की भी समीक्षा की और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं बैठक में उपस्थित उप नगर आयुक्त विशाल आनंद ने बताया कि निगम के अधीन 7 निश्चय के कार्यों की समीक्षा के साथ वित्तीय वर्ष की समाप्ति में महज कुछ दिन बचे हुए हैं। इसे लेकर वित्तीय वर्ष में किए गए कार्यों की समीक्षा की जा रही है। वहीं नए वित्तीय वर्ष में बजट को लेकर भी चर्चा की गई है। जो बैठक ये हम लोग आंतरिक बैठक कर रहे हैं, कार्यालय के सभी कर्मी को और सभी पदाधिकारी जो हैं सेक्शन वाइज, वो सभी आज इस बैठक में हम लोग बात कर रहे हैं कि 7 निश्चय में कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है। कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसमें हम लोग थोड़ा पिछड़ रहे हैं, तो उसमें और तेज़ी कैसे लाई जा सकती है उस पर विचार हो रहा है। इसके बाद हम लोग बजट की जो बैठक है, बजट के संबंध में जो तैयारियां चल रही हैं, पहले से भी काम चल रहा है, उसका अभी आज हम लोग आज रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि अब बजट को हम लोग को फाइनल करना है ताकि वो फिर बोर्ड और स्थायी समिति पे उसको हम लोग उसका प्रस्ताव ले जा सकें।
फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति भी है, तो कुछ उसको लेकर भी चर्चा ईयर की समाप्ति के पूर्व ही ये बजट का काम होता है और जो विभागीय आदेश है उस विभागीय आदेश के आलोक में हम लोगों का बजट का जो प्रारूप है करीब करीब फाइनल हो चुका है। और ये चूँकि ये गोपनीय होता है, ये स्थायी समिति में पहले उसके अप्रूवल के लिए जाता है, उसके बाद ही हम लोग उसको बोर्ड में ले जाते हैं। तो इस संबंध में सभी जो शाखाएं हैं और सभी पदाधिकारी हैं उनके महत्वपूर्ण जो सलाह है, उनकी जो महत्वपूर्ण जो भी उनका डिटेल्स है वो हम लोग देख रहे हैं। और जो माननीय पार्षद और जो पब्लिक की तरफ से भी जो सलाह आई है वो हम लोग उसका भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उत्तर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का नागरिक अभिनंदन किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष समेत सभी सदस्यों ने विजेंद्र चौधरी को माला पहनाकर अभिनंदन किया। साथ ही चैम्बर की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उपस्थित व्यवसायियों ने नगर की समस्या से नगर विधायक को अवगत कराया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल पोद्दार ने कहा कि नगर विधायक का व्यवसायियों द्वारा सम्मान दिया गया है और व्यवसायियों की परेशानियों से भी अवगत कराया गया है। नया उत्साह लोगों के अंदर है, तो उस उत्साह को वर्णन करने के लिए हम लोगों ने इनको यहाँ बुलाया है। और शहर क्या है आप लोग से छिपा हुआ नहीं है, बड़ी भारी चुनौती इनके सामने है। उस चुनौती को याद दिलाने के लिए अभिनंदन तो है, चाय है, सब कुछ है, लेकिन एक चुनौती को भी याद दिलाने के लिए हम इनको लाए हैं कि भाई आप आए हैं, जीते हैं, अभी तो 6 महीना हुआ है, 5.5 साल तक आपको रहना है। ऐसा कीजिए कि आने वाले 5 साल में जब मतदान करने के लिए मतदाता मतदान के लिए बढ़े तो उसकी जिज्ञासा हो कि जिस व्यक्ति ने काम किया है वोट हमको उसी को देना है। ऐसी आप जागृति लोगों के अंदर लाइए, इसीलिए हम लोगों ने विधायक जी का अभिनंदन किया है। सभी संस्थानों में और ग्रहण कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही संकलित हो जाएगी सब प्रॉब्लम, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे काम शुरू करना। जो सबसे ज़्यादा जरूरी है उसको प्राथमिकता मिलेगी। और हमको लगता है कि निश्चित तौर पर जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो डिमांड है, उसको खड़ा उतरेंगे। जाम की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, इस पर चर्चा भी हो रही है। चर्चा हो रही है, चल रही है। सर्किट हाउस में पूर्व 2 मंत्रियों ने संयुक्त रूप से 7 मार्च को होने वाली सहजानंद सरस्वती चिंतन शिविर में समाज के लोगों को शामिल होने की अपील की। ब्रह्म ऋषि समाज की एकजुटता के लिए आगामी 7 मार्च को गोबरसही स्थित महेश प्रसाद सिंह साइंस कॉलेज परिसर में स्वतंत्रता सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। उक्त बातें गुरुवार को सर्किट हाउस परिसर में पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा एवं पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कही। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि ब्रह्म ऋषि समाज को एकजुटता की जरूरत है, जिसके लिए सभी समाज के लोग एकजुट होकर आगामी 7 मार्च को साइंस कॉलेज मैदान में स्वतंत्रता सेनानी सहजानंद सरस्वती चिंतन शिविर में इकट्ठा होकर एकजुटता का परिचय देंगे। वहीं पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि चिंतन शिविर में 5000 से ऊपर ब्रह्म ऋषि समाज के पूर्व मंत्री, विधायक और ब्रह्म ऋषि समाज के लोग इकट्ठा होंगे और इस चिंतन शिविर में समाज को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होंगे। यह ऐतिहासिक चिंतन शिविर होगा। आज का मुजफ्फरपुर में जो हमारा पूरे बिहार में हमारा अतीत गौरवशाली इतिहास के प्रतीक हमारे श्री बाबू, रामदयालु बाबू, सर गणेश दत्त, सहजानंद सरस्वती, लंगट बाबू, महंत मनियारी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी, हमारे ये जोगिंदर शुक्ल, बैकुंठ शुक्ल, ये सारा जो हमारा गौरवशाली इतिहास जो आज़ादी से लेकर के और समाज के विकास के लिए अपनी कुर्बानी दिए और उस अतीत पर जो आज का समाज हमारा है वह उस कर्तव्यों का निर्वहन जो नहीं हम लोग कर रहे हैं, तो आज यह आवश्यकता हुई है कि ब्रह्मर्षि समाज एकजुट होकर उसमें दल वगैरह से ऊपर उठ करके यह समाज को एकत्रित करने और समाज
में अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित करने। और हम लोग राज्य के पैमाने पर जो भी समाज के नेतृत्व वर्ग के लोग हैं, हम लोगों ने पिछले 2 महीनों से इस पर चर्चा कर रहे थे। एक फाइनल फाइंडिंग हुआ कि साहब हम समाज के निर्माता थे। पूर्व के दिनों में आजादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका हमारी रही। आज हम कमजोर हो गए हैं। सामाजिक जो परिवेश है उसमें हमारे भूमिका को सभी राजनीतिक दल के द्वारा लिमिट किया जा रहा है। हमारा जो नौजवान है वो दिग्भ्रमित हो रहा है। हम नेतृत्व वर्ग थे, आज हम कहीं न कहीं उस क्षेत्र में पिछड़े हैं। सारे चीजों के समीक्षा के उपरांत हम लोगों ने निर्णय लिया कि राज्य के पैमाने पर हम अपने समाज को संगठित करेंगे। कोई राजनीति नहीं, कोई वैमनस्य नहीं, कोई अपना स्वार्थ नहीं, एकमात्र उद्देश्य समाज को संगठित करना। जिले में हुई कोरोना जांच फर्जीवाड़ा मामले में जांच कर रही टीम ने इसे निराधार बताया। जिले में कोरोना जांच के दौरान एक ही मोबाइल नंबर का 17 लोगों के लिए प्रयोग किए जाने के मामले में फर्जीवाड़ा का मामला निराधार निकला है। सदर अस्पताल के वैक्सीन इंचार्ज डॉक्टर अमिताभ सिन्हा ने मामले की पुष्टि की है। गौरतलब है कि बीते दिनों जमुई जिले में कोरोना जांच में हुए फर्जीवाड़ा का मामला सामने आने के बाद बिहार के अन्य सूबे के अन्य जिलों में कोरोना जांच को लेकर हड़कंप मच गया था, जिसके बाद राज्य स्वास्थ्य समिति ने अन्य जिलों को मामले में जांच किए जाने का आदेश सभी जिलों के सिविल सर्जन को दिया था। इसी क्रम में जिले के कुढ़नी प्रखंड में RT-PCR जांच को लेकर 17 लोगों का एक ही मोबाइल नंबर होने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया था, जिसमें कोई भी तकनीकी और मानवीय भूल जांच में नहीं पाई गई। जिले के वैक्सीन इंचार्ज अमिताभ कुमार सिन्हा ने बताया कि इन 17 लोगों का जांच सही पाया गया है और सभी लोगों ने जांच के लिए एक ही मोबाइल नंबर जो एक चिकित्सक का था जो रजिस्टर्ड कराया गया था। जांच रिपोर्ट में सत्यता पाए जाने के बाद जिला स्वास्थ्य समिति को रिपोर्ट सौंप दी गई है और कोरोना जांच को लेकर फर्जीवाड़ा की बात बेबुनियाद और निराधार है। बारे में जिक्र किया गया था, उनका एक ही मोबाइल नंबर आया है, एक ही एक कहानी थी। वो 17 आदमी को आइडेंटिफाई कर लिया गया, 17 आदमी का जांच हुआ है और वो नंबर के बारे में उन्होंने बताया कि वो उनका इलाज एक डॉक्टर द्वारा किया जाता था, क्योंकि उनके पास अपना मोबाइल नहीं है, तो उन्होंने उस डॉक्टर का नंबर दिया ये सोच के कि अगर हमको कुछ भी दिक्कतें होंगी तो डॉक्टर को पता होगा या डॉक्टर हमको बता देगा। इतनी सी बात थी। सारे लोग हो गए और फिजिकली वेरीफाइड हो गए। सब कुछ विभाग की ओर से जो किया गया था वो सब ठीक, सब सही है। जांच में सारा ऐसे भी जांच किया गया था, सारा जांच सही पाया गया। टेक्निकली फॉल्ट की बात थी ये नहीं था, सिर्फ वो नंबर के चलते ही लोगों को शक पैदा हुआ होगा और कोई बात नहीं थी। उस मीडिया कर्मी के द्वारा ये अफवाह भी चलाया गया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? गलत था। ऐसे हम लोगों ने उस दिन में कहा था कि जो बात करनी है नंबर बात करनी है। विकास लाइन होटल में हुए हमला मामले में पकड़े गए अपराधी की जेडीयू पार्टी से संबंध होने के मामले पर जेडीयू के प्रवक्ता ने इसे खारिज करते हुए कहा कि इसकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। होटल संचालक पर शराब के नशे में मारपीट और हथियार लेकर धमकी दिए जाने के मामले में होटल संचालक के द्वारा आरोपी को जेडीयू नेता बताया जाना बेबुनियाद निकला है। जिला अध्यक्ष और जिला प्रवक्ता जेडीयू ने संयुक्त रूप से इसका खंडन किया है। कहा, पार्टी में ऐसे आपराधिक व अन्य मामलों में शामिल लोग जेडीयू के सदस्य नहीं होते। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद जेडीयू के जिला प्रवक्ता मोहम्मद जमाल ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि गिरफ्तार अपराधी का दूर दूर तक जेडीयू से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि जेडीयू को बदनाम करने के लिए यह अफवाह उड़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तस्वीर को आपने हमसे शेयर किया है, दूर दूर तक, यहाँ से पटना तक, प्रदेश तक, हमने कभी इस व्यक्ति को नहीं देखा पार्टी का आदमी किसी कार्यक्रम में। जदयू को बदनाम करने की एक साजिश के तहत कोई आदमी आपको बोलता है कि वह जदयू का कार्यकर्ता है या कहीं का पदाधिकारी है। आपको ये टू बी वेरी फ्रैंक बता दें, जब हमारा कोई रैली और रैला होता है तो
आवाम लोग गमछा और झंडा लेकर के रोड पर निकल जाते हैं। उसमें से बहुत सारा गमछा ऐसा है कि मोटरसाइकिल पर से उधिया गया, उसको कोई गला में रख लिया, उसका तस्वीर किसी को मिल गया तो वह जदयू का कोई कार्यकर्ता नहीं हो सकता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एकदम अपराधीकरण पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं और किसी भी कीमत में अपराधियों से समझौता नहीं करते हैं। इसके पूर्व के कड़ी में आपने देखा होगा, जब तेजस्वी यादव पर FIR दर्ज हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार टूट जाएगा ये मंजूर है, लेकिन हम जिस पर FIR हो गया, चार्जशीट हो गया, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारे ऐसे नेता हैं ईमानदार और मतलब अपराधीकरण से दूर रहने वाले कि हमारे पार्टी में कोई रह नहीं सकता है। अगर कोई नाम बेचता है तो वह सरासर गलत बेचता है। इतना ही नहीं, बहुत सारा लोग झंडा लगा करके अपने फायदों के लिए घूम रहे हैं। उन पर भी अभी माननीय जिलाधिकारी और माननीय SSP महोदय से हमारी और जिलाध्यक्ष मनोज कुमार किसान जी की बात होगी। इस पर भी हम विचार रखेंगे कि ऐसे गाड़ियों को चिन्हित करके रोका जाए। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल
based on CBSE curriculum with co-education. इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। अब बढ़ते अगली खबरों की ओर। नए कृषि कानून के विरोध में किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ट्रेन का घंटों प्रचालन बाधित कर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। नए कृषि कानून के विरोध में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर मौर्या स्पेशल ट्रेन का घेराव कर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति के सदस्यों ने ट्रेन का परिचालन घंटों बाधित करते हुए केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि तीनों कृषि कानून को हर हाल में सरकार को वापस लेना होगा। साथ ही पेट्रोल की कीमतों में सरकार से गिरावट की मांग भी की। समिति जिसका कार्यक्रम आज 2 महीने से ज्यादा से दिल्ली के सरहदों पर चल रहा है, किसान लोग वहाँ धरने पर बैठे हैं, 200 से ज्यादा शहीद हो गए, लेकिन यह कुंभकर्णी सरकार, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने यह 3 जो काला कानून है अभी तक उनको वापस लेने का जू नहीं रेंग रहा है। जिले में राशन कार्ड संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए पूर्वी एसडीओ ने अपने कार्यालय के बाहर लगाया जनता दरबार। जिले के प्रत्येक प्रखंडों में राशन कार्ड संबंधित समस्याएं देखने को मिलता है। लोग अपनी अपनी समस्या लेकर प्रखंड के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय का चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उनकी समस्या संबंधित वरीय अधिकारी तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार ने एक सराहनीय पहल की शुरुआत की है। स्तर पर राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है और राशन कार्ड का निष्पादन भी उसी काउंटर से होना निर्धारित है और हम लोग कर भी रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अनभिज्ञता में प्रखंड के इस कार्यालय से उस कार्यालय, उस कार्यालय से उस कार्यालय में लगातार घूमते रहते हैं और उनका काम निष्पादित नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में चूँकि राशन कार्ड का अंतिम निष्पादन मेरे ही कार्यालय से होता है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को राशन कार्ड से संबंधित जो भी परेशानी लोगों को है उसका अंतिम रूप से क्या निष्पादन हुआ है वो लोगों को हम लोग अवगत कराएंगे। इस बृहस्पतिवार को अगर हम किसी का आवेदन लेते हैं तो उसको अगले बृहस्पतिवार में डिस्पोजल करके देते हैं। बन गया तो उसको राशन कार्ड दे देते हैं, अगर नहीं बना है तो उसको क्यों नहीं बना है इसका कारण देते हैं। तो ये एक प्रक्रिया बनाई गई है। पिछले बृहस्पतिवार में 40 आवेदन आए थे, जिसमें से कुल मिलाकर के 12 आवेदन में राशन कार्ड बना करके उनको दे दिया गया। बाकी आवेदन किन कारणों से नहीं बने हैं उसकी जानकारी भी आवेदकों को दे दी गई।
उन आवेदकों से अनुरोध होगा जिनका स्वीकृत हो गया, जब तक उन परेशानियों को वो दूर नहीं करेंगे। मैक्सिमम क्या आ रहा है कि आधार कार्ड कहीं अन्य सीडेड है या उस व्यक्ति का नाम कहीं अन्य सीडेड है और वो लोग आकर के राशन कार्ड बनाने का प्रयास करते हैं। तो आपको स्पष्ट बता दें कि जब तक वैसे लोगों का नाम पूर्व के राशन कार्ड में डिलीशन नहीं होगा और सक्सेसफुल डिलीशन नहीं होगा तो वो बार बार मेरा जो ऑटोमेटेड सिस्टम है हमारा आधार बेस्ड, वो उसका राशन कार्ड बनाने नहीं देगा और वो उसका आवेदन को रिजेक्ट कर देगा। इसलिए उन लोगों को हम लोग लिख करके भी दे रहे हैं। एलिस कॉलेज सभागार में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एलिस कॉलेज सभागार में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्र शामिल हुए। रक्तदान शिविर के दौरान दर्जनों छात्रों ने अपने रक्त का दान किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्यों ने कहा कि सभी लोगों को अपने रक्त का दान करना चाहिए, क्योंकि रक्त का दान करने से जरूरतमंद लोगों की काफी सहायता होती है। शिविर का आयोजन किया गया। मैं एलिस कॉलेज का कार्यक्रम पदाधिकारी हूँ और ब्लू से सिटी ब्लड सेंटर के जो व्यवस्थापक हैं, संचालक हैं डॉक्टर मेजर दुर्गा शंकर जी, उनके सहयोग से, उनके सौजन्य से मैंने बड़ा कार्यक्रम किया हूँ। हमारे बहुत सारे एनएसएस के वॉलंटियर्स, एलिस कॉलेज के छात्र छात्राओं एवं सम्मानित शिक्षक गण ने भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उन्होंने भी रक्तदान किया है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उस बच्चे का उज्जवल भविष्य का भी कामना करता हूँ जिन्होंने। जिला जेडीयू कार्यालय में पहुंचे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। गुरुवार को जेडीयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार मालाकार जिले में पहुंचे, जहां जेडीयू कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि संजय कुमार मालाकार मुजफ्फरपुर के प्रभारी रह चुके हैं। वहीं सीतामढ़ी जाने के दौरान इमली चट्टी स्थित जिला जेडीयू कार्यालय पहुंचे। संजय कुमार मालाकार ने कहा कि जिले से उम्मीद है कि हमारी पार्टी को मजबूत संगठन प्रदान करेगी। साथ ही कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जेडीयू बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। वही कहा कि अति पिछड़ा समाज से हम आते हैं और अति पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष होने के खातिर अति पिछड़ा समाज पूरी मजबूती के साथ जेडीयू के साथ रहेगा। साथ ही कहा कि सीएम नीतीश कुमार अति पिछड़ा के बारे में सबसे ज्यादा सोचने वाले नेता हैं। अति पिछड़ा के लिए हमेशा नीति और कार्य चलाता रहा है। वहीं जेडीयू के जिलाध्यक्ष ने बताया कि पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिससे पार्टी और मजबूत होगी। जैसे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जवाबदेही दिए हैं और हम बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और मेरे कार्य को देखते हुए आज प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं अपनी पार्टी और अपने नेता को कि हम निष्ठापूर्वक इस कार्य को करेंगे। और बताए हैं कि अति पिछड़ा को जमीन तक, हर बूथ तक हमको ले जाना है, तो आप लोग भी, हम भी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी वैसे लोगों को जो काम करने वाले हों, कुर्सी तोड़ने वाले लोग नहीं हों, काम करने वाले लोग हों, वैसे को चिन्हित करके थोड़ा बताइएगा। हम उनको अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से जोड़ेंगे और अति पिछड़ा समाज के एक एक व्यक्ति तक जाने का हम काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।